कॉफी, इस शब्द में ही एक ऊर्जा है जो ठंडी सुबह एक मग से उठते भाप की छवि मन में लाती है। ये एक रिवाज है, एक आदत है, एक सहारा है। दुनिया भर में अरबों लोग अपने दिन की शुरुआत इसी जबरदस्त पेय से करते हैं। शहरों के कैफे से लेकर दूर पहाड़ी गांवों तक कॉफी हमें जोड़ती है, लेकिन दुनिया भर में पसंद किए जाने वाले इस पेय का एक समृद्ध और घुमावदार इतिहास है। प्राचीन इथियोपिया के जंगलों से आपके कप तक का इसका सफर एक ऐसी कहानी है जिसका आनंद लिया जाना चाहिए। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें अचानक हुई खोज, धार्मिक उत्साह, राजनीतिक साजिश और अंततः दुनिया भर में प्रभुत्व है। तो अपनी पसंदीदा कॉफी का एक कप लीजिए और बैठ जाइए। आइए कॉफी के इस दिलचस्प सफर की खोज करें, इसकी साधारण शुरुआत से लेकर दुनिया भर में इसके दीवानेपन तक। हमारी कहानी इथियोपिया से शुरू होती है, जो कॉफी का जन्म स्थान है। कहा जाता है कि एक बकरी चराने वाले काल्दी ने देखा कि उसके बकरियों का झुंड अजीब तरह से ऊर्जावान हो रहा था। एक खास पेड़ के चमकीले लाल जामुन खाने के बाद वे नाच रहे थे मानो। उत्सुक होकर काल्दी ने खुद उन जामुनों को खाकर देखा। उसने ऊर्जा और सतर्कता का अनुभव किया। इस अचानक हुई खोज ने इतिहास का रुख बदल दिया। इन ऊर्जावान जामुनों की खबर आग की तरह फैल गई। साधु लंबे समय तक प्रार्थना के दौरान जागते रहने के लिए इनका इस्तेमाल करने लगे। बाकी, जैसा कहते हैं, इतिहास है। इथियोपिया से कॉफी लाल सागर के पार यमन पहुंची। इसने अरब प्रायद्वीप में जल्दी ही अपनी जड़ें जमा लीं। कॉफी एक सामाजिक पेय बन गई, जिसका आनंद घरों और सार्वजनिक जगहों पर लिया जाता था। मक्का और काहिरा जैसे शहरों में कहवा खाने नामक कॉफी हाउस खुलने लगे। ये जीवंत जगहें बौद्धिक चर्चा, कलात्मक अभिव्यक्ति और राजनीतिक बहस के केंद्र बन गए। भुनी हुई कॉफी की महक हवा में फैल गई। विद्वान, व्यापारी और कलाकार भाप से भरे कपों पर बातचीत करते थे। कॉफी अब सिर्फ एक पेय नहीं रह गई थी, यह एक सामाजिक माध्यम बन गई थी, जो विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देती थी और समुदाय की भावना को मजबूत करती थी। भाग 4, कॉफी की यूरोपीय विजय, विरोध से पोप के अनुमोदन तक। कॉफी का सफर पश्चिम की ओर जारी रहा और 16वीं शताब्दी में यह यूरोप पहुंची। शुरुआत में शक की निगाहों से देखा गया। कुछ लोगों ने इसे शैतान का कड़वा आविष्कार कहा। इसके उत्तेजक प्रभाव और मुस्लिम संस्कृतियों के साथ जुड़ाव ने कुछ लोगों को चौकन्ना कर दिया। हालांकि कॉफी का आकर्षण इतना ज्यादा था कि कोई इसका विरोध नहीं कर सका। इसकी लोकप्रियता बायाच गई और जल्द ही प्रमुख यूरोपीय शहरों में कॉफी हाउस दिखाई देने लगे। वे अपने मध्य पूर्वी समकक्षों की तरह बौद्धिक चर्चा के केंद्र बन गए। यहाँ तक कि पोप भी कॉफी के आकर्षण का विरोध नहीं कर सके। कहा जाता है कि पोप क्लेमेंट 8वें ने कॉफी आजमाने के बाद इसे एक ईसाई पेय घोषित कर दिया। पोप के अनुमोदन के साथ यूरोपीय समाज में कॉफी का स्थान पक्का हो गया। भाग 5, वैश्विक बीन, अरेबिका, रोबस्टा और कॉफी संस्कृति का उदय। आज कॉफी एक वैश्विक वस्तु है जिसका दुनिया के हर कोने में व्यापार और सेवन किया जाता है। बाजार में 2 मुख्य प्रजातियां हैं, अरेबिका और रोबस्टा। अपने मुलायम, स्वादिष्ट बीन्स के लिए जानी जाने वाली अरेबिका सबसे लोकप्रिय किस्म है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 60% है। रोबस्टा अपने तेज स्वाद और ज्यादा कैफीन की मात्रा के साथ अक्सर मिश्रणों और इंस्टेंट कॉफी में इस्तेमाल की जाती है। कॉफी संस्कृति के उदय के कारण विशेष कॉफी की दुकानों, कारीगर रोस्टरों और नई बनाने की विधियों में तेजी आई है। पोर ओवर से लेकर कोल्ड ब्रू तक कॉफी प्रेमी अपने पसंदीदा पेय का अनुभव करने के नए नए तरीके खोज रहे हैं। फिनलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी पीने वाला देश है, लेकिन आप हेलसिंकी में हों या हनोई में, सिएटल में हों या साओ पाउलो में, आपको एक फलती फूलती कॉफी संस्कृति जरूर मिलेगी। कॉफी सिर्फ एक पेय नहीं है, यह एक सांस्कृतिक घटना है। यह लोगों को एक साथ लाती है, बातचीत शुरू करती है और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। हालांकि जब हम अपने रोज के कप का आनंद लेते हैं, तो हमें अपने बीन्स के स्रोत पर विचार करना जरूरी है। स्थायित्व और नैतिक स्रोत सबसे जरूरी हैं। उचित व्यापार प्रथाओं और स्थायी कृषि विधियों का समर्थन करना सुनिश्चित करता है कि कॉफी किसानों को उचित मुआवजा मिले और पर्यावरण की रक्षा हो। तो अगली बार जब आप एक कप कॉफी का आनंद लें,
तो आपके हाथों तक पहुंचने के लिए, इसके सफर की कदर करने के लिए एक पल जरूर निकालें। इथियोपिया के पहाड़ों से लेकर आपकी स्थानीय कॉफी शॉप तक, यह एक ऐसी कहानी है जिसका आनंद लिया जाना चाहिए।